A very warm welcome to all my dear students। हम लोग वेक्टर का पहला और दूसरा वीडियो देख चुके हैं। यह हम लोगों का तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में आप लोगों को वेक्टर के इंट्रोडक्शन दिया गया, बताया गया कि वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किसे कहते हैं। अगले वीडियो में आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया गया और डायरेक्शन निकालना सिखाया गया। आज के इस तीसरे वीडियो में हम लोग उसको अप्लाई करेंगे और उसका एप्लीकेशन केवल 11 में ही नहीं काम आएगा बल्कि 12th में भी काम आएगा। आप जब तक पढ़ाई करोगे तब तक इसका एप्लीकेशन काम आता रहेगा। जिस तरह से मैंने बोला था आपको ABCD याद है, उसके लिए कोई रिवीजन नहीं चाहिए, उसी तरह आपको वेक्टर एनी टाइम उतना ही क्लियरिटी के साथ याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं ट्रायंगल लॉ के हेल्प से। देखो ट्रायंगल लॉ में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, मान लो वेक्टर A जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, मतलब हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में ये एंगल दे रखा है और एक लाइन का सवाल है कि फाइंड द रिजल्टेंट। सवाल बहुत सीधा सा है, फाइंड द रिजल्टेंट। तो जैसे ही आपसे बोला गया फाइंड द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर को जोड़ करके जो आंसर आता है उसको रिजल्टेंट कहा जाता है। और दो वेक्टर को जोड़ने के लिए कौन सा लॉ हम लोग स्टडी किया था? वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बताइए वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता था? तो बोलेंगे वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर को हमें आपस में जोड़ना है तो दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या यह बोला था मैंने, क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में मैंने बताया था कि ऑर्डर दो तरह का होता है, या तो ऑर्डर क्लॉकवाइज होगा या नहीं तो ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी अगर घड़ी के सुई की तरह चला 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। और अगर घड़ी का उल्टा सुई चला दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ना है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो दोनों क्लॉकवाइज या नहीं तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले सवाल अगर मिले बनाने को तो आप ऑर्डर चेक करो, और ऑर्डर चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करो, आप आरती उतारो, ऐसे आरती उतारो, ऐसे करके आरती उतारो। ऑर्डर चेक करने का तरीका है हम लोग इस तरह से आरती उतारे लगते हैं। आरती उतारने का मतलब है देख सकते हो कि कर्व ऐसे मुड़ा हुआ है, तो आप यहां पे एक ऐसा कर्व दे दो। देख सकते हो कि कर्व ऐसे मुड़ा हुआ है तो आप यहां पे छोटा सा कर्व दे दो। मतलब ये कर्व कहां पर दें, इसके लिए आपको मैंने ये तरीका बताया था कि आप ऐसे करके हाथ को गोल घुमा लो। ये एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, ये गोल घुमाना, ये आपके लिए मैंने समझाया था। तो चलो सर समझ गए, याद आ गया, पढ़ा हुआ है। ऐसे करके कर्व बना लेंगे। अब एरो का मुंह आगे है,
आप भी एरो का मुंह आगे कर दो, एरो का मुंह ऊपर है, आप भी एरो का मुंह ऊपर कर दो। अब आप ऑर्डर बताओ कौन कैसा वाइज है, देख करके बताओ। बताओ ये कौन वाइज है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? तो बोलेंगे घड़ी का सुई जो है ऐसे चलता है। घड़ी अगर आप देखा है जिन दुनिया में, तो घड़ी ऐसे चलता है। क्या कुछ लोग घड़ी भी सोचता है कोई नया चीज, अरे घड़ी वही जो देखते हो, घड़ी ऐसे चलता है। अगर ऐसे रहा तो ये क्लॉक वाइज हुआ, और जबरदस्ती का सुई को उल्टा घुमा दिया तो ये एंटी क्लॉक वाइज हुआ। अब आप सोच के बताओ कि क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? तो डेफिनेटली ये एंटी क्लॉक वाइज होगी। क्या क्लॉक होता तो घड़ी का सुई ऐसे चलता है? अब बताओ ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? कौन है वो, क्लॉक के एंटी क्लॉक? नहीं समझ में आने पे क्या चला दोगे, घड़ी चला दोगे। कॉपी पे पेन रख करके पेन को घड़ी की तरह घुमा दोगे सुई समझ के। अगर ऐसे होता तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, लेकिन ये तो उल्टा है, तो ये भी क्या हो गया? तो बताओ दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम हुआ कि नहीं? सेम हुआ कि नहीं? तो ट्रायंगल लॉ वैलिड हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, ट्रायंगल लॉ वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ तभी लग सकता है जब दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम हो। अब जो रिजल्टेंट होगा वह ट्रायंगल का थर्ड साइड देगा। जो रिजल्टेंट होगा वह ट्रायंगल का थर्ड साइड देगा, और इसका जो ऑर्डर है वह अपोजिट रहेगा। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, ये कौन वाइज है, एंटी क्लॉक। ये कौन वाइज है, एंटी क्लॉक। तो जो रिजल्टेंट होगा वह कौन होगा, वह क्लॉक वाइज होगा। ये ट्रायंगल लॉ कहता है। ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वह उल्टा होगा ऑर्डर में। अगर ये लोग एंटी क्लॉक है तो वो क्या होगा, क्लॉक। अब बताओ एरो का मुंह कहां है, ऊपर। तो एरो का मुंह अगर ऊपर है तो तुम भी यहां एरो का मुंह कहां दोगे, ऊपर दोगे। यही है रिजल्टेंट। तो ये एरो का मुंह कब ऊपर पड़ेगा और कब नीचे पड़ेगा ये हम नहीं बताएंगे, ये तुमको डिसाइड करना है वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अनुसार। क्लियर है यहां तक? अब रिजल्टेंट के पास दो हिस्सा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैंने डिराइवेशन किया था आप लोगों को कि इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, पहले तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। बताओ वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे इन्हीं दोनों को ना जोड़ने के लिए बोला गया है, और दो वेक्टर को जोड़कर जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट में कितना हिस्सा, दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका याद होगा, सिंपल वे में आर लिख दो, एरो का निशान नहीं देना है। ये वेक्टर आर कहलाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कहलाएगा, बताइए। ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा कि वेक्टर आर कहलाएगा, ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अगर एरो का निशान देंगे तब ना वेक्टर आर कहलाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये बात याद रहे कि ये जो थीटा एंगल है ए और बी के अंदर का एंगल है कि बाहर का एंगल है, जो दिख रहा वही बात करो। ये जो cos थीटा एंगल है ये ए और बी के अंदर का एंगल है कि बाहर का एंगल है, तो डेफिनेटली ये बाहर का एंगल है, ये बाहर का एंगल है। ये cos थीटा जो है वो बाहर का एंगल है, ये बाहर का एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन एंगल है, किसके किसके बीच में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में, ये बाहर का एंगल है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं। और मैं अकेला नहीं सॉल्व करूंगा, साथ में मेरे सॉल्व करो। बताओ a कितना है 10 का स्क्वायर, बताओ b कितना है 10 का स्क्वायर, बताओ 2 इंटू a कितना है 10, b कितना है 10, और cos कितना डिग्री 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत किसी को? अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 दाइया 100 दूनी 200, cos 60 का वैल्यू 1/2। जो कटेगा काटो, ये 100 बार में कट जाएगा। बताओ 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 को लिख सकते हैं 3 गुना 100, हाँ या ना? अब 100 में से बाहर कौन आ जाएगा 10, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 10 का 10, और अंदर कौन बच गया? आंसर हो गया 10√3 न्यूटन, और √3 का वैल्यू होता है 1.732। आज से याद होना चाहिए, √3 का वैल्यू 1.732। तो कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 न्यूटन। बताओ 10 और 10 जोड़ के 20 आया कि 10 और 10 जोड़ के 17 आ गया? 17.32 आ गया, क्योंकि स्केलर नहीं है, ये कौन है? इसमें मैग्नीट्यूड भी जुड़ रहा है और डायरेक्शन को भी कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन यह अधूरा आंसर है, क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? तो मैंने बताया था कि जैसे वेक्टर बी इधर के साथ, वेक्टर बी इधर के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री। तो ये वेक्टर बी का डायरेक्शन दे दिया ना कि वेक्टर बी इधर के साथ 60 डिग्री बनाए हुआ है। उसी तरह से अगर ये पता चल जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोला? रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, अगर ये पता चल जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, यह एंगल अल्फा मान लो, क्योंकि यहां थीटा माना हुआ तो अल्फा मान लिया। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ये पता चल जाए तो हमको रिजल्टेंट का क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन। क्या निकल जाएगा? डायरेक्शन निकल जाएगा। तो इसका मैंने भी आपको पिछला वीडियो में रूल बताया है कि इसका डायरेक्शन निकालने का रूल है कि सबसे पहले हम लिख देते हैं कि एंगल किसके किसके बीच बन रहा है। तो जो दिख रहा है वो बोलो, एंगल किसके किसके बीच बन रहा है? रिजल्टेंट के बीच में और वेक्टर ए के बीच में। तो अब इसी बात को यहां लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहां? लेट अल्फा बी द कौन एंगल? डायरेक्शन एंगल। किसके साथ? बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। रिजल्टेंट और वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अब बताओ tan अल्फा, मैंने आपको बोला था, एक तो मैंने पूरा डिराइव किया था, मान लो डिराइवेशन नहीं भी याद है तो एक चीज रट जाओ कि अगर एंगल ए के साथ लेंगे तो बी वाला टूटेगा, और अगर एंगल हम बी के साथ लेंगे तो ए वाला टूटेगा। अब ये टूटेगा ए वाला बी वाला, ये पूरा समझना है तो वीडियो नंबर 2 देखो, उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं भी चाहते हो तो भी काम चल जाएगा, आप रट के फिर काम चलाओ। फिर ये मत सोचो कि ऐसा काहे कर रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हैं के लिए वीडियो नंबर 2 देखो। तो अगर एंगल आर और ए के साथ लिया है तो मैंने वहां प्रूफ किया था कि बी वाला टूटेगा, ऊपर में बी साइन थीटा, नीचे में बी कॉस थीटा, और एक बार आकर के ए वाला जुड़ जाएगा। तो चलो बताओ बी का वैल्यू कितना है? जो दिख रहा है वो बोलो 10 है,
साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, 10 कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री, और ए का मैग्नीट्यूड 10। अब बस जोड़ घटाओ एक कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन देख के नहीं किया जाता है। अगर आप इसके बाद भी देख के लिख रहे हैं तो फिर आप 12th में साइंस मत लीजिए, सीधा सा बात है। क्योंकि जोड़ घटाओ नहीं आपको आता है तो हम सिखा देंगे, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप ऐसा सब्जेक्ट लेकर के स्टडी करो आगे। बताओ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 बाई कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 10। जो सॉल्व होके आएगा वो बोलो, काट छाट अपने से करो। 2×5 5√3, 2×10, 10 + 5 15, तो हो गया 5×3 15, 3 बार में कटेगा। √3/3 आ गया। अगर √3/3 आ जाए तो एक काम कर लेना, अपने मन से √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बताओ, √3 × √3 3 हो जाएगा। 2 बार रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये 3 हट जाएगा 3 से, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, बच कितना गया 1/√3। और tan अल्फा अगर 1/√3 दिख गया, समझ जाओ कि tan 30 डिग्री का वैल्यू है। नहीं याद है कोई बात नहीं, याद से याद करो, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो बताओ, दोनों तरफ से tan हटा दें तो अल्फा कितना डिग्री हो गया, अल्फा 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर को जोड़कर वह 17.32 न्यूटन, और मेकिंग एंगल डायरेक्शन क्या इसका कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मेकिंग एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री विथ वेक्टर ए। तो बताओ, अगर तुमसे हम ये बोले कि इस वेक्टर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना करके गोली चला दो, तो बताइए डायरेक्शन कहलाएगा कि नहीं, हाँ या ना। बोलेंगे यस सर, इसके साथ 30 डिग्री बना के गोली चला देना है, मतलब डायरेक्शन होगी। अगर 60 डिग्री आता तो यहां पर 60 डिग्री बनता, इधर होता डायरेक्शन। अगर 90 डिग्री आता इधर होता डायरेक्शन, मतलब डिग्री भी डायरेक्शन दे देगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये डिग्री किसके साथ बनाया जा रहा है। तो देखो रे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो अभी कुछ मिनटों में पढ़ाया वह कुछ नया था। ये ऑलरेडी पहला और दूसरा पार्ट का कंटिन्यू पार्ट है। उसमें मैंने बोला था कि अगर वेक्टर ट्रायंगल लॉ को यूज करना है तो सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लीजिए। तो मैंने ऑर्डर चेक कर लिया और पाया कि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसके बाद अगर ऑर्डर सेम मिले तो थर्ड साइड खींच करके रिजल्टेंट बना लीजिए, और रिजल्टेंट का ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। तो मैंने उल्टा ऑर्डर बना दिया। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला लाइन के रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है तो √a² + b² + 2ab cos थीटा। और थीटा ध्यान रहे, आपको जो मैंने डिराइवेशन किया था वो बाहर का एंगल था, तो यहां भी हमको बाहर का ही एंगल लेना है थीटा, जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। बाकी वैल्यू सब जो दिया है वो वैल्यू डाल के सॉल्व करके मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन में कुछ लोगों को तकलीफ होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। डायरेक्शन के लिए क्या करना है कि रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ कुछ एंगल मान लेना, वही एंगल पता करना है। अब ये एंगल तुमको जो नाम देना है दो, हम अल्फा नाम दे दिया। तो ये अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, आर के बीच का है और ए के बीच का है। जो दिख रहा है वो लिख दिया
कि एंगल अल्फा है आर के बीच में और ए के बीच में, और फिर मैंने प्रूफ किया था कि अगर एंगल ए के साथ लेंगे तो बी वाला टूटेगा, ऊपर में हमेशा साइन होगा और नीचे में हमेशा कॉस होगा, और जिसके साथ एंगल लिया है एक बार वो आकर के नीचे में जुड़ जाएगा, और फिर सारा वैल्यू डाल करके जोड़ घटाव कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए एक और सवाल को ट्राई करते हैं। जितना ज्यादा सवाल कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये है मेरा वेक्टर F1 10 न्यूटन, और ये है मेरा वेक्टर F2, ये भी 10 न्यूटन, और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। क्या लगता है कि बना लीजिएगा आप लोग? बोले सर ये तो आप सेम ही सवाल दे दिया, खाली नाम बदल दिया है। आप यहां पे नाम ए और बी दिया था, वहां पे नाम F1 F2 दिया, सेम ही सवाल है, आंसर सेम आएगा कि बदल जाएगा? अरे बोलना रे। लेकिन फिजिक्स का इतना खौफ है कि कुछ लोग को लगता है दोबारा दिन है, कुछ अलग आंसर आएगा। काहे को अलग आएगा? जब सेम ही कहानी है तो आंसर कुछ अलग आने वाला नहीं है, रिजल्टेंट यही ना होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट, और फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। लेकिन सवाल में एक चेंज कर रहे हैं हम सेम फिगर में एरो का मुंह जो ऊपर था वो नीचे कर दिया, और फिर मेरा सवाल है फाइंड रिजल्टेंट, मात्र एक डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो बोलोगे सर डायरेक्शन चेंज कर दिया, वेक्टर चेंज हो गया। ये वही वेक्टर नहीं रहा, ये सवाल बदल गया, ये सवाल बदल गया, लेकिन तरीका बनाने का बदलने वाला नहीं है, तरीका वही है जो सिखाया है। तो बताओ ट्रायंगल लॉ का सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? ऑर्डर चेक करेंगे। हड़बड़ा करके अगर तुम ये रिजल्टेंट मार दोगे तो नंबर क्या मिलेगा? 0। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। तो यहां ध्यान दो, ऑर्डर चेक किया जाए। कितने लोगों को ऑर्डर चेक करने आता है? तो आप अब वीडियो जब देखो तो कंटिन्यू ही नहीं बस देखे जा रहे हैं, आंख चिर खोले हुए हैं। आप पॉज करो और अपने से बनाओ और देखो तुमसे कहां पे गलती हो रहा है जिसको आप सुधार सकते हो। जब तक ठोकर नहीं खाओगे पता नहीं चलेगा गलती कहां पे कर रहे हो। तो ये नहीं कि बस खोल दिया है और आंख खुला हुआ दिमाग कहीं और है। आपका कंसंट्रेशन और आंख दोनों एक साथ काम करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करो। उम्मीद है चेक कर लिए होगे। तो चलो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करेंगे। ये ऐसे से करने आ गया, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। और बताओ ऐसे बनाया सही कि गलत? अरे ये सही कि गलत? बोलेंगे सर ऐसे ना आ रहा था, आप ऐसे मुंह कर दिया, ऐसे ना मुंह होना चाहिए, एकदम गलत है। क्या गलती आपको दिखा? तो चलो ये ऐसे मुंह कर दिया एक, और एक का मुंह ऐसे कर दिया। अब इसके बाद क्या चेक करेंगे? एरो। बताइए एरो का मुंह कहां है? नीचे। तो यहां भी कहां देंगे? नीचे। एरो का मुंह कहां है? आगे। तो यहां भी कहां देंगे? आगे देंगे। मतलब ये मैच करना चाहिए। खत्म बात। अब ऑर्डर चेक करो। बोलेंगे सर ये घड़ी का सुई की तरह है, क्लॉकवाइज। बोलेंगे सर देखिए ना 6 से 3 बजाया जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ क्या ये रिजल्टेंट खींच सकते हो? बोलेंगे नहीं सर वेक्टर ट्रायंगल लॉ तो वैलिड नहीं है। और रिजल्टेंट तब ना खींच सकते हैं जब ट्रायंगल लॉ वैलिड हो। तो बताओ इसका आंसर में क्या लिखेंगे? बोलेंगे एज द गिवन वेक्टर्स आर नॉट इन क्या? सेम ऑर्डर। एज द गिवन वेक्टर्स आर नॉट इन सेम ऑर्डर, सो वेक्टर
ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट क्या वैलिड। सो वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट वैलिड। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वैलिड नहीं है, तो क्या छोड़ देंगे? बोलेंगे नहीं सर, आप एक चीज हमको पढ़ाए थे कि वेक्टर को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख सकते हैं, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो अब इसका मतलब आप शिफ्टिंग करो पैरेलल, तब तक जब तक ये दोनों का ऑर्डर सेम। तो एक काम करो, F1 को उठा करके आगे रख दो, F1 को उठा के आगे रख दिया, जैसा है वैसा। और यहां पे कौन है बउआ? बोलना रे, कौन है यहाँ पे? F2। और ये कितना एंगल बनाया हुआ है? 60 डिग्री बनाया हुआ है, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दोनों का ऑर्डर सेम है कि अपोजिट? अपोजिट। एक हो रहा है एंटी क्लॉक और एक हो रहा है। तो एक काम करिए सर, इसको यहां से उठा करके यहां रख दीजिए। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? यस और नो? हम लोग एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह फोटोकॉपी कर सकते हैं ना? शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो तुम देख सकते यहां से उठा के यहां रख दिया। रखने को तो हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना है कि ऑर्डर क्या हो जाए? सेम। अब कितना लोग ऑर्डर चेक कर सकते हो? अरे ऑर्डर चेक करने आया? क्या चेक करेंगे ऑर्डर के लिए? यहां से बनाएंगे गोल? नहीं, बाहर से ऐसे एक निशान मारेंगे और बाहर से एक ऐसे निशान मारेंगे। दो निशान मार दिए। अरे ठीक बनाया है निशान? आपको पता है ना जी, ऐसे ऐसे करना सिखाया है। ऐसे 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 गोल घुमाते रहो हाथ, उसी के अकॉर्डिंग ये दो निशान मार दो। अब बताओ, एरो का मुंह कहां है? आगे। तो हम भी कहां देंगे? आगे। एरो का मुंह कहां है? नीचे। तो हम भी कहां देंगे? नीचे। कितने लोग समझ गए? अब ऑर्डर चेक कर सकते हो? बोलेंगे यस सर। देखिए ना सर, ये भी हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये भी हो गया एंटी क्लॉकवाइज, दोनों घड़ी का उल्टा सुई हो गया। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो बताओ रिजल्टेंट ट्राइंगल का कौन सा साइड देगा? तीसरा। अरे तीसरा साइड देगा रिजल्टेंट। और इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? सेम की अपोजिट। तो बोलेंगे सर ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ट्राइंगल लॉ में यही पढ़ा था कि रिजल्टेंट का ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। तो अब ये बताओ, ये एरो का मुंह नीचे है या ऊपर? नीचे। तो हम यहां भी कहां देंगे? और यही कौन होगा? रिजल्टेंट। कितने लोग समझे यहां तक? मतलब अगर ऑर्डर सेम हो तो ठीक, और नहीं तो ऑर्डर सेम बना लेंगे और सेम बनाने के बाद रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे। अब बोलेंगे चलो सॉल्व करो, तो तुम क्या बोले? अब तो सॉल्व तो करने आता ही है, फॉर्मूला तो एकदम रट्टा मार के रखा है। वेक्टर ए की जगह पे क्या नाम है? F1 और F2 नाम है, तो जो नाम दिया वो नाम लिख देंगे। ये हो गया वेक्टर F1 और ये हो गया वेक्टर F2, जो नाम दिया वो नाम लिख देंगे। अब बता मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस, क्या हम लोग एरो का निशान देंगे F2 के ऊपर? नहीं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, कितना? 60 डिग्री बन रहा है। बोलेंगे नहीं सर, कंसेप्ट है मेरे पास, आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आपने अभी अभी रिवाइज कराया था कि जिन दो वेक्टर्स को हमको आपस में जोड़ना है, F2 को जोड़ना है और F1 को, तो जिन दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ना है तो जो एंगल लेंगे उन दोनों वेक्टर के बाहर का एंगल लेंगे। अभी अभी आपने ये हमको रिवाइज कराया था, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल दो वेक्टर के बाहर का लेंगे।
तो अगर अंदर का दिया है तो अंदर का नहीं लेंगे, बाहर का। तो बताओ ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो गया, 180 में इतना हो गया 60, तो ये कितना बचा, 120 डिग्री बच गया, ये 120 डिग्री बच गया। कितने लोग समझे कि 120 लेना और क्यों लेना है? चलो यहां पे 120 डिग्री लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर यहां देखे तो बाहर 60 डिग्री है। अरे यहां तो ट्राइंगल लॉ ओबे ही नहीं हुआ था। ट्राइंगल लॉ ओबे होने के बाद ना एंगल चेक करोगे। तो ट्राइंगल लॉ ओबे होने के बाद एंगल बाहर का कितना निकला, 120 डिग्री। अब चलो वैल्यू डाल दो। तो बताओ F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 गुना 10, और कॉस 120 होता है -1/2। याद कर जाओ, याद कर जाओ। एक तो आपको हम बता सकते हैं कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, आएंगे उस पर। फिलहाल एबीसीडी की तरह याद कर जाओ। ऐसा मत अपने आप को बोलना अरे मेरा बायोलॉजी है कैसे याद होगा। अरे जैसे एबीसीडी याद किए हो, इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है कॉस साइन, तो तुम्हारा सब कुछ में आएगा, साइंस में आता है। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना याद कर गए, -1/2। cos 120 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस कितना, -10 दहिया के, बताओ +100 -100 खत्म, बचा कितना 100, 100 का बाहर कितना, मतलब बताओ 10 और 10 जोड़ करके 20 आया कि 10 आया, एकदम कॉन्फिडेंट। कुछ लोग बोल ही नहीं पाते 10 + 10 10 होगा, 10 + 10 10। अरे हाँ रे 100% 10 होगा। शर्त है कि यहां वेक्टर का एडिशन है, नंबर का थोड़ी सी एडिशन है, ये वेक्टर का एडिशन है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको स्केलर की तरह नहीं जोड़ सकते हैं, इसको वेक्टर ट्राइंगल लॉ से जोड़ेंगे। क्या ये कंप्लीट आंसर खत्म हो गया? बोलेंगे नहीं सर, वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे डायरेक्शन के लिए हम लोग वेक्टर का, डायरेक्शन के लिए हम लोग वेक्टर का, कुछ मिट गया, हाँ देखो यहां इत्मीनान से, आराम से। हड़बड़ाना इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त वो चीज पढ़ रहे हो जो आज पढ़ रहे हो और हमेशा काम आएगा एबीसीडी के तरह। आज नहीं सीखे तो आपको हर टॉपिक हर चैप्टर में दिक्कत होता ही रहेगा। तो बोलोगे इतना आसान चीज भी लोग नहीं सीखता, हाँ नहीं सीखता इतना आसान भी, पूरा 11 पढ़ लेने के बाद भी नहीं सीखता, 12th में जाकर के फिर झेलता है। देखो यहां ध्यान से, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो देखो यहां ध्यान से, रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल क्या मान लो, अल्फा। अब कुछ लोग बोलता है डायरेक्शन तो का 60 डिग्री निकला हुआ है डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन किसका किसके साथ होता है, रिजल्टेंट का या तो F1 के साथ, या तो रिजल्टेंट का F1 और F2 थोड़ी डायरेक्शन है, हमको तो रिजल्टेंट का ना डायरेक्शन चाहिए। तो चलो रिजल्टेंट का F1 के साथ एंगल क्या मान लिया, अल्फा। और कौन सा लाइन लिखेंगे पता है, यस सर अच्छी तरह से पता है कि लेट अल्फा बी द कौन एंगल, डायरेक्शन एंगल। किसके किसके बीच में है, बिटवीन, जो दिखता है वही बोलेंगे। कौन कलर दिख रहा है, ब्लैक। कौन कलर दिख रहा है, व्हाइट, ग्रीन। वैसा ही पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना, दिख रहा है बोलेंगे। तो बताओ अल्फा एंगल किसके किसके बीच है,
आर के बीच और F1 के बीच जो दिख रहा है लिख देंगे। तो लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड F1। ए बाबू F1 के साथ एंगल लिए हो तो कौन टूटेगा? टूटेगा। रट गए इतनी बार कि जिसके साथ एंगल लेंगे वो नहीं टूटेगा, दूसरा वाला टूटेगा। तो ये हो जाएगा F2। ऊपर में हमेशा साइन होगा, नीचे में हमेशा कॉस होगा, और एक बार कौन आके जुड़ जाएगा? F1 आके जुड़ जाएगा। अब वैल्यू डालो और अपने से सॉल्व करो। ब्रेन को हमेशा एक्टिव मोड में रखो। तो F2 कितना? 10 साइन 120 √3/2। साइन 60 डिग्री भी यही होता है, 120 भी यही होता है। F2 कितना? 10। अब बताओ cos 120 याद हुआ? हाँ सर, बोलते बोलते याद हो रहा है धीरे धीरे। -1/2। F1 कितना? 10। जो कटेगा काटो, ये 2 बचे 10। कितना हो गया? 5√3/2 बचे 10। तो 10 में से कौन जाएगा? -5। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 5 5 खत्म। कितना बच गया? और बताओ √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री। आपसे याद रखो 1/√3 30 डिग्री। अगर ये 1 चला आता तो 45 डिग्री, अगर √3 आ गया तो 60 डिग्री। तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखोगे? बोलेंगे फाइनल आंसर लिखेंगे कि रिजल्टेंट हो गया 10 न्यूटन। मेकिंग एंगल, कितना एंगल बना रहा है बउआ? 60 डिग्री। किसके साथ? विथ वेक्टर F1 के साथ। तो एक बार देख लो बोर्ड पे क्या हुआ है। बोर्ड पे फिर वही ट्रायंगल लॉ यूज किए थे। क्वेश्चन में ये 2 वेक्टर दिया था, हमको जोड़ना था। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ऑर्डर। क्योंकि ट्रायंगल लॉ कहता है ऑर्डर सेम होने के बाद ही आप वैलिड कर सकते हैं, आगे बना सकते हैं। तो जब ऑर्डर चेक करने लगे तो एक क्लॉकवाइज निकल गया और एक एंटी क्लॉकवाइज निकल गया। तो ट्रायंगल लॉ वैलिड। तो ट्रायंगल लॉ वैलिड नहीं है तो रिजल्टेंट नहीं खींच सकते थे। तो हम क्या किया? हम इस वेक्टर का फोटोकॉपी यहां किया, इसका भी फोटोकॉपी यहां किया, और देखा कि अब दोनों को ऑर्डर क्या हो गया? सेम। तो रिजल्टेंट खींच दिया ट्रायंगल का थर्ड साइड, और उसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट। ये तो पहले डायग्राम तैयार हो गया। अब कैलकुलेशन करना है तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर 2F1 F2। यहां पर थोड़ा हॉल्ट लेंगे, रुकेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये नहीं कि 60 डिग्री दिया तो 60 ले लेंगे। हम रूल जानते हैं कि एंगल 2 वेक्टर के बाहर का लेते हैं जब ट्रायंगल लॉ से बना रहे हैं। तो ये F2 और F1 के बाहर का एंगल कितना निकला? 100। 120 डाल दिया, और cos 120 हो गया -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो 10 दाइया 100, 10 दाइया 100, और ये हो गया -100। 100 कटेगा, 100 का बाहर क्या आएगा? 10। ये जोड़ घटाओ अपने से करना। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है कि रिजल्टेंट का या तो F1 के साथ एंगल ले लो, F2 वाला टूटेगा, या अगर F2 के साथ एंगल ले लेते हैं तो F1 वाला टूटेगा। दोनों आपका सही कहलाएगा। आपको तोड़ने खाली आना चाहिए सही तरीके से। तो उम्मीद है कि ट्रायंगल लॉ को यूज करना आप लोगों को आए। देखिए, अगर मैं बोलूं ये वेक्टर C है 6 मीटर, और ये वेक्टर D है 10 मीटर, ये
वेक्टर जी है 6 मीटर, ये वेक्टर कुछ भी नाम दो सी है और 10 मीटर। आगे आपको हम दिए हैं, ये 60 डिग्री दे दिया और ये भी हम 60 डिग्री दे दिए और इसका नाम वेक्टर एफ कर दो। चलो, जो भी नाम दे दो, कोई भी अल्फाबेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं? ये दो सेम सवाल है या दो अलग अलग सवाल है? देख के बताइए। तो बोलेंगे सर ड्राइंग तो एक जैसा देखे में लग रहा है, ड्राइंग के हिसाब से तो ई भी ऐसा है और ई भी ऐसा है ड्राइंग के हिसाब से, लेकिन वेक्टर को ड्राइंग नहीं डायरेक्शन से मतलब होता है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो भले सेम है, लेकिन इसका मुंह इधर है और यहां इसका मुंह इधर है, तो ये दो अलग अलग सवाल है। क्या आप लोग जोड़ सकते हैं? तो पॉज करके एक बार अपने से सेल्फ ट्राई कर लीजिए कैसे जुड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए, सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर चेक करने आता है, एक बार ऐसे निशान देंगे गोला, एक बार ऐसे। एरो का मुंह कहां है? नीचे, तो नीचे देंगे। आगे है, आगे देंगे। अब बताओ दोनों का सेम ऑर्डर है क्या? बोलेंगे यस सर, ई भी हमको क्लॉकवाइज दिख गया और ई भी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट जो है ना सर ई कोना से ई कोना मिला देंगे और उन लोग क्लॉक है तो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा? एरो का मुंह इधर है तो रिजल्टेंट का मुंह नीचे देंगे, उसके अकॉर्डिंग देंगे एंटी क्लॉकवाइज के। कितने लोग पहला स्टेप समझे? उम्मीद है कि सही बनाए होंगे आप लोग। अब रिजल्टेंट मतलब क्या? रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर का सम। अब बोलेंगे मैग्नीट्यूड निकालो, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी कॉस। हड़बड़ा करके एंगल नहीं लिखते हैं, बताया है कि ध्यान देते हैं। तो एंगल क्या लेंगे? सी और डी के अंदर का या बाहर का? और बाहर का एंगल कितना दे रखा है? तो यहां पे 60 ले लेंगे। अब करना ही क्या है, वैल्यू डालिए और सॉल्व कीजिए। अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 10 छके 60, 196 आ गया 14। तो बताओ 10 प्लस 6 16 हुआ कि 10 प्लस 6 14 हुआ? 14, क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब डायरेक्शन निकालना है, तो रिजल्टेंट का किसी के साथ भी कुछ एंगल मान लो हम डी के साथ एंगल अल्फा मान लिए। कोई बोलेगा हम सी के साथ मानेंगे, मानो जिसके साथ मानना है मानो। तो चलो हम डी के साथ एंगल अल्फा मान लिया, और कौन सा लाइन लिखेंगे? तो अब तक तो याद हो चुका है सर, लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड, बताइए डी के साथ लिया है एंगल, तो कौन सा वेक्टर ब्रेक करेगा? सी करेगा। सी साइन 60 डिग्री बाई सी कॉस 60 डिग्री, और एक बार डी वाला आके जुड़ जाएगा, तो tan अल्फा। बताइए सी कितना है मेरे पास? तो सी है मेरे पास 6, साइन 60 का वैल्यू √3/2, 6 कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और एक बार डी जुड़ जाएगा। कौन है डी? 10। जो कटेगा काटिए,
2/6, 2/6, 3√3/10 और 3, 13 हो गया क्या? यस और नो? इसका मतलब ये वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर 1/√3 आता तो 30 डिग्री, अगर √3 आता तो 60 डिग्री, अगर 1 आता तो 45 डिग्री। लेकिन ऐसा वैल्यू आया जिसका डिग्री में वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करें सर? छोड़ दे? हां, इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, अल्फा को यहां छोड़ दो, tan को उधर लेके चल जाओ, तो tan उधर गया, फिर नीचे से ऊपर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा ना। tan इनवर्स 3√3/13, यही आपका एंगल हो गया, यही आपका एंगल हो गया। तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिख दे हम लोग? तो फाइनल आंसर लिखेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 14 मीटर। आगे लिखेंगे मेकिंग एंगल, कितना एंगल बना रहा है बउआ? tan इनवर्स 3√3/13 विथ वेक्टर, कौन सा वेक्टर के साथ? विथ वेक्टर डी। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने जब इसको बनाया होगा, आप लोगों ने एंगल ले लिया होगा सी के साथ और हो रहे होंगे कंफ्यूज कि सर हमारा तो अलग आंसर आया, आपका अलग आया। देखिए आप एंगल सी के साथ लिया है, अगर हम सी के साथ लेके बनाए तब देखो तो कितना आंसर आएगा। सी के साथ एंगल लेके अगर बनाएंगे तो बताओ पहले कौन सा लाइन लिखेंगे? लिखेंगे लेट बीटा बी द कौन एंगल रे बउआ? डायरेक्शन एंगल। किसके किसके साथ? आर के साथ और सी के साथ। बताओ tan बीटा क्या लिखे? बोलेंगे सी के साथ एंगल लिया है ना, तो डी वाला ब्रेक करेगा, डी साइन 60 डिग्री बाई डी कॉस 60 डिग्री प्लस सी। चल रहे वैल्यू डाल, तो 10√3/2 10 1/2 प्लस 6 कितना हो जाएगा बाबू? 2×5=10 5√3/2×5=10 6×5। बोलोगे हाँ सर यही तो मेरा आया था, मैच कर गया सर। तो इसको लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5√3/11। तो बोलेंगे दो अलग अलग क्यों आया सर? बोलेंगे देखो बाबू, तुमसे हम बोले हम इस बोर्ड से 1 मीटर के दूरी पर है और इस कैमरा से 3 मीटर के दूरी पर है, तो 3 मीटर सही कि 1 मीटर सही कि दोनों सही? बोलेंगे दोनों सही, डिपेंड करता है बोल कहां से रहे। भले एक बार आप 1 बोल दिया, एक बार 3 बोल दिया, बोर्ड से 1 मीटर है तो कैमरा से 3 मीटर है तो वहीं पर। सिमिलरली अगर इसके साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री और इसके साथ एंगल बना रहा है 50 डिग्री, तो दोनों सही। तुम इससे 20 बोलो तो भी इधर, या इससे 50 बोलो तो भी इधर ही ना हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। भले बोलने में डिग्री अलग अलग हो गया, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग नहीं हुआ, पोजीशन अलग अलग नहीं हुआ। अरे भाई समझे? कितने लोगों को लगता है कि ये वाला बना लोगे? उम्मीद है बना लियोगे, टाइम तो मैंने दिया था आपको बनाने का। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑर्डर। तो बोलेंगे ऑर्डर चेक करना है सर, पहले इन लोग को छोटा कीजिए, हटाइए, बन गया, सही बना है, सही बना है, सही बना है। तो इसको साइड कीजिए, ये लोग का एंगल 2-2 बार एंगल निकाल दिए हैं, इसको भी साइड कीजिए। अब इसको देखा जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्डर चेक किया होगा, ये हो जा रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जा रहा है
क्लॉकवाइज, क्या रिजल्टेंट खींच पाओगे? क्या ट्रायंगल वैलिड हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ट्रायंगल बना देता है पिछली बार की तरह ये, तो ये सरासर गलत होगी, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। तो क्या करें, छोड़ भी नहीं सकते, बनाना तो है। तो एक काम करते हैं सर, हम इसको यहां से उठा करके, फोटोकॉपी यहां कर दिया, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही, थोड़ा सा भी गलत नहीं है। हम वेक्टर को एक जगह से उठा के कहीं भी रख सकते हैं। कोई बोलेगा सर हम इसको क्यों उठा रहे बार बार, हम ना उठाएंगे इसको, हम इसी को उठाएंगे। पहले ये क्लॉक एंटी क्लॉक को हटाओ, ये क्लॉक एंटी क्लॉक समझ में आ गया कि ऑर्डर सेम नहीं है, अब सेम करना है आपको ऑर्डर। कोई बोलेगा सर हम उसको नहीं उठाएंगे, हम इसी को उठाएंगे। उठाओ भाई, इसको उठा के तुम यहां रख दो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, सेम कहानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, कहीं भी रखो। मान लो उठा के इधर उधर रखे, ऑर्डर सेम ना हुआ, फिर इधर उधर करो, सेम तो हो ही जाना है उसको कहीं ना कहीं पे। तो हाँ, ये ना कि सेम करे के चक्कर में तुम डायरेक्शन पलट दो। कुछ लोग वेक्टर का मुंह इधर है, वेक्टर का मुंह पलट के ऊपर कर देता है। आप सवाल थोड़ी बदल सकते हैं, सवाल तो जो है वही रहने दो। आपको पैरेलल शिफ्टिंग करना है, डायरेक्शन गलती से भी मत पलट देना कभी भी। तो अब ऑर्डर चेक करो तो थोड़ा बाबू सेम हो गया था, बोलेंगे देखिए सर ये हो गया एंटी क्लॉक और ये भी क्या हो गया एंटी क्लॉक, बन गया मेरा काम। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल का कौन साइड, थर्ड साइड, और ये लोग एंटी क्लॉक है, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? और कितने लोग को लगता है कि अब बना लोगे? एंगल कितना डिग्री लेंगे? 60 डिग्री, 60 ले लेंगे। बोलेंगे जी और एफ को जोड़ रहे हैं, जी को और एफ को, तो इनके बाहर का एंगल लीजिएगा, एंड दिस इज 120 है। तो यहां पर इस बार एंगल जो लेंगे वो 60 नहीं, क्या लेंगे 120, और ये प्लस के जगह क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। बनाना तुम लोग अच्छे से, 100 में से 60 जाएगा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा √76 मीटर। उम्मीद आया होगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए किसी एक वेक्टर के साथ एंगल क्या मान लेंगे अल्फा। तो मान लो रिजल्टेंट का वेक्टर एफ के साथ एंगल क्या मान लिया अल्फा, के साथ मानेंगे तो जी वाला टूटेगा, और अगर जी के साथ मानेंगे तो एफ वाला टूटेगा, और ऊपर में साइन नीचे में कॉस। तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों का जो भी आंसर आया होगा वटेवर, वो सही आया होगा या नहीं आया होगा तो सही आ जाएगा। और इसके बाद भी दिक्कत है, ऑफलाइन में आई एम अवेलेबल, आइए मिलिए, इसके बाद भी आप सीख सकते हैं और सिखाया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया दो वेक्टर को आपस में जोड़ना वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। अब अगले वीडियो में आप लोग पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखिएगा, कैसे बनेगा वो। थैंक यू।